माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उच्च सदन में ये जो महत्वपूर्ण चर्चा संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर हो रही है, इसमें मुझे भाग लेने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है। मैं अपने नेतृत्व के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं और कुछ बुनियादी मुद्दे रखना चाहता हूं। लोकसभा की चर्चा में और राज्यसभा की चर्चा में हमारे कई विद्वान साथियों ने अपने अपने पक्षों को और विषयों को बहुत अच्छी तरीके से रखा है। संविधान में हमारे जो अनुभव हैं उनको साझा किया है। मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक लॉ स्कूल की रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जिसका टाइटल है द लाइफ स्पैन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। माननीय उपसभापति महोदय, दुनिया में सामान्यतः जितने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनकी एवरेज लाइफ 17 ईयर है। मैं वो पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। रिजल्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशंस इन जनरल do not last very long. The mean lifespan across the world since 1789 is 17 years. Interpreted as the probability of survival at a certain age, the estimates show that one half of the constitutions are likely to be dead by age 18. And by age 50, only 19% will remain. Infant mortality is quite high. A large percentage, approximately 7%, do not even make it to their second birthday. We see noticeable variation across generations and across regions. For example, Latin American and African countries fit the joke of the French Constitution as periodical much better than does France itself. Our current analysis suggests that the mean lifespan in Latin America and Africa is 12.4 and 10.2 years respectively, with 15% of the constitutions from these regions crashing in the first year of existence. Constitutions in Western Europe and Asia, on the other hand, typically endure 32 and 19 years respectively, and their lifespans are the least squared. माननीय उपसभापति महोदय, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे विषयों को इसमें सोचा था और उस समय जो चुनौतियां आई थी, जब ये संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन समर्पित किया गया था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो कहा था, और अगर हम आज उसको देखेंगे तो चेयरमैन, कितनी बड़ी एक कार्य हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कहा था। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ शब्द कोट करना चाहता हूं। बिफोर आई डू दैट, I would like to mention some facts which will show the tremendousness of the task which we undertook some 3 years ago. If you consider the population with which the Assembly has had to deal, you will find that it is more than the population of the whole of Europe minus Russia, being 319 million as against 317 million. The countries of Europe have never able to join together or coalesce even in a confederacy, much less under one unitary government. Here, in spite of the size of population and the country, we have succeeded in framing a constitution which covers the whole of it. माननीय उपसभापति महोदय, उस समय हम 31 से 35 करोड़ थे,
आज 140 करोड़ हुए हैं। उसके बाद भी लगातार एक फेडरल के रूप में देश के सभी विधानसभाओं में, देश की सभी लोकसभाओं में हमने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का बदलाव भी किया है और कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को आगे बढ़ाया है। इसके लिए अगर बधाई की पात्र है तो इस देश की 140 करोड़ जनता बधाई की पात्र है। हमारे देश का जो इथोस है, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यू है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए अगर 75 वर्षों की हमारे संविधान की यात्रा की जो इसको स्वर्णिम यात्रा हम कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी ने कहा है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन 75 वर्षों की इस यात्रा के बाद कुछ लोग संविधान को जेब में रख के फिरते हैं। लेकिन अगर ये संविधान केवल टाइपिंग का दस्तावेज होता, केवल अगर ये कुछ शब्द होते, तो मैं ये मानता कि ये बात ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान को बनाया तो टाइपराइटर उस समय थे, लेकिन देश की जनता को जो संविधान समर्पित करना था वो लाल किताब वाला नहीं, ये वाला था। जयराम जी, इस किताब में उन्होंने कैलीग्राफी के साथ कुछ इंस्टेंसेस, कुछ इलस्ट्रेशंस हमारे सबके सामने रखे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कैलीग्राफी और ये जो इंस्टेंसेस थे, ये अनायास नहीं थे। मैं सब सदस्यों ने अलग अलग तरीके से विषय रखे हैं, लेकिन संविधान में जो कैलीग्राफी रखी गई है, जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसके संदर्भ में विषय रखना चाहता हूं। संविधान का जब भी हम पहला पेज खोलते हैं तो हमारा एम्बलम है, और एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सत्यमेव जयते भारत ने दुनिया को जो विजडम दी है, वो अपने आप में दुनिया को एक बड़ा उपहार हमने दिया है। हमारे उपनिषदों में जो वाक्य तय किए गए हैं, हम कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, दुनिया में कितनी ही प्रगति, तरक्की, आर्थिक मुकामों को पकड़ लें, लेकिन जीवन के अस्तित्व को जानने के लिए हमारे उपनिषदों ने दुनिया को बहुत नया रास्ता दिया है। और ये सत्यमेव जयते भी मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और ऋषियों के संवाद में मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमण ऋषयो हयाप्त काम यत्र ततः सत्यस्य परमम निधानम। इसका अर्थ है कि जब इस देश की यात्रा इस एम्बलम को लेकर के लंबी चलेगी, और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम 75वें वर्ष पे यहाँ उपस्थित हैं, आगे इसी सदन में 100 वर्ष पे भी चर्चा होगी। 100 वर्ष पहले भी उन्होंने विजन किया था कि जब ये यात्रा इस देश की चलेगी तो अंततः जो भी संविधान के पैरोकार बनेंगे, जो भी लॉ मेकर बनेंगे, उनको सत्य का रास्ता चुनना होगा। और वो कहते हैं कि सत्य के रास्ते पे चलकर ही ऋषियों ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है। मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3 चुनाव में हम देख रहे हैं, सत्य का अर्थ ये होता है कि जनता के सामने जब भी हम जन समर्थन मांगने जाएं, जनता के सामने जब भी हम उनका विश्वास लेने जाएं, तो सत्य के साथ विषयों को विश्वास पे रखें। जिन्होंने इस चुनाव में झूठ बोला कि हम संविधान बदल देंगे, वो झूठ हारा है, सत्य जीता है, और जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दिया। लोकतंत्र में इस देश की जनता बहुत समझदार है। अक्सर हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम पीछे क्यों जाते हैं, पर जब हम संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का अवलोकन करेंगे तो जो गलतियां हुई हैं
उनसे सीखकर हम आगे कैसे बढ़ेंगे उसको जानने का मौका मिलेगा। और ये थोड़े समय के लिए इन्होंने लोकसभा में भ्रम फैलाया था, पर हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनाव जीतने के बाद जो थोड़ा भ्रम था वो भी दूर हो गया और सत्य पूरी तरीके से विजय हुआ। माननीय उपसभापति महोदय, जब मैं कैलीग्राफी की बात कर रहा था तो हमारे संविधान में सबसे पहले जो पार्ट 1 जो शुरू होता है, अगर पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 4 तक भारत का संघ, इंडिया दैट इज भारत, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और हमारी भूमि की सीमाओं को बताया गया है। ये शब्दों में भी बताया जा सकता था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उस पे जो कैलीग्राफी करके जो इलस्ट्रेशन दिया वो मोहनजोदड़ो का दिया। इस लगभग 3-4 हजार ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व इस देश में सभ्यतागत प्रमाण थे, सिविलाइजेशनल वैल्यू थे। और इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान ने तो एक ज्योग्राफिकल एरिया दिया है, लेकिन इस ज्योग्राफिकल एरिया केवल ये आज का ज्योग्राफिकल एरिया है, इसके सभ्यतागत प्रमाण पुराने हैं। उसके बाद जब पार्ट 2 आता है और पार्ट 2 में नागरिकता का वर्णन आता है, आर्टिकल 5 से 11 तक जब नागरिकता की बात आती है तो नागरिकता की परिभाषा दी गई है ये, और संविधान की मूल कॉपी में जहां नागरिकता पूरा चैप्टर लिखा गया है वहां पर उन्होंने इलस्ट्रेशन के रूप में वैदिक गुरुकुल दिए हैं। ये वैदिक गुरुकुल क्यों दिए हैं? क्योंकि सिविलाइजेशनल वैल्यू से जब सत्यमेव जयते में हम उपनिषद के विषय से आगे बढ़ते हैं तो एक लंबे भूभाग पे एक पुराना सिविलाइजेशनल वैल्यू का सिस्टम था, जिसमें विचारों की सहिष्णुता थी, जिसमें सारे दर्शन आपस में एक दूसरे के प्रति विमर्श करते थे, विचार करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि उस पुरानी सिविलाइजेशनल लैंड में, पड़ोस में जो देश बाद में राजनीतिक तरीके से 47 में अलग हुए, वहां पर जो अल्पसंख्यक थे उन अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुए। और इसलिए संविधान की इस भावना को समझते हुए उन अल्पसंख्यकों के लिए जब हम सीएए कानून लेकर के आए तो जो इस वैल्यू को नहीं समझते थे उन्होंने उसका विरोध करने का काम किया। और हम संविधान निर्माताओं की उसी भावनाओं को आगे लेकर के आए हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान में जो सबसे बड़ा उपहार इस देश के नागरिकों को दिया है, और वो उपहार नहीं दिया, उसके साथ ही सब सरकारों को, कोई सी भी सरकार आए, उसको एक तरीके से संविधान निर्माताओं का आदेश है कि सबका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। राम गोपाल जी तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ही रहे हैं, और इसलिए कई बार उनके भाषण में भी फंडामेंटल राइट के बारे में बातें आती हैं। हर सरकार ने फंडामेंटल राइट की बात करी है, लेकिन फंडामेंटल राइट की बात जब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक की गई तो जो इलस्ट्रेशन दिया गया वो भगवान राम का दक्षिण से और अयोध्या जाते हुए दिया है। और राम और सीता दोनों हैं, क्योंकि फंडामेंटल अधिकार देश में समान रूप से सबके होने चाहिए। 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने देखा है एक दौर ऐसा आया था जब इस दौर में इस देश के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को छीना गया था, और मौलिक अधिकारों को छीनकर किस प्रकार से लोगों को सम्मानित किया गया था। इससे पहले यह देखा था कि संविधान के बैंक जजमेंट जब आया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का, तो 10:1 था। केशवानंद भारती का जजमेंट जब आया तो 7:6 था। लेकिन तत्कालीन सरकार को ये उनके अहंकार को ये लगा कि ये इस प्रकार का निर्णय अगर जुडिशरी देगी तो हमें कमिटेड जुडिशरी चाहिए, हमें कमिटेड जुडिशरी नहीं मिल रही है। तो पहली बार भारत के इतिहास में, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं,
उस पर सबसे पहला ये झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज, जस्टिस शेलट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर को सुपरसीड करके जस्टिस एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि उस कालक्रम में सरकार के, उस तत्कालीन सरकार के हौसले इतने बड़े थे, उन्होंने जो आइडियल जो हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था, जो राम और सीता का चित्र था, उसका जो आइडियल था कि राइट ऑफ एवरी बीइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड, उसको समाप्त करके इमरजेंसी को लगाया गया। इमरजेंसी का जजमेंट, इमरजेंसी में जो इलीगल डिटेंशन किया गया, उसका जजमेंट एडीएम जबलपुर केस में आया। उसमें 4 जजों ने कहा, नो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विल बी अवेल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसका मतलब देश के लोगों के मौलिक अधिकार कभी भी छीन लिए जा सकते हैं। एक करेजियस जज जो थे, जस्टिस खन्ना, उन्होंने असहमति जाहिर करी, तो सरकार के मन में जो जुडिशरी को दबाने का भाव आया था, उस जुडिशरी के भाव को दबाते हुए सरकार ने वापस से मिस्टर खन्ना को पद छोड़ने को मजबूर किया और उनको मजबूर करके एमएच बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। अब आप ये देखिए कितनी कमिटेड जुडिशरी थी। जस्टिस बेग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर बने। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो था, लेकिन सीजीआई रिटायर होने के बाद जो कांग्रेस का मुखपत्र है, अब जो फैमिली का मुखपत्र है, उसके डायरेक्टर बने। सबसे पहले तो नागरिक अधिकारों को छीना, नागरिक अधिकारों के लिए उनको सीजीआई हुए, रिटायर होते ही वो नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर बने। कोई भी बन सकता है, लेकिन लिंक तो था। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने, फिर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने, और बाद में राजीव शुक्ला जी, उनको पद्म विभूषण दे दिया आपने। है? आपको एतराज है क्या उसमें? देखो प्लीज, मैं बताता हूं, ऐसा है राजीव जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों हो, जगमगाते लम्हों से गुरेजा क्यों हो। ये 15 साल से देश आगे चल रहा है, आपको परेशानी क्या हो रही है? और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पद्म विभूषण मिला माननीय उपसभापति महोदय, 2023 में मैं पद्म विभूषण अलंकरण समारोह में था। भारतीय जनता पार्टी भी ने भी पद्म विभूषण दिए। एक 83 ईयर के कर्नाटक के ये जो लोकल आर्टिजन होते हैं बीदरी वर्ग के, उनके रशीद कादरी को मिला। वो गरीब मुसलमान ये बोला, मैं तो यूपीए सरकार से 10 साल से मांग रहा था, मुझे पद्म विभूषण नहीं दिया, मुझे तो पद्म विभूषण मोदी जी की सरकार ने दिया, आपको उनको देना था जो आपके प्रति समर्पित थे। मोदी जी उनका सम्मान करते जो देश के लिए समर्पित थे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मूलभूत अधिकारों को लेकर के जिस प्रकार की परिस्थिति आई, बहुत सारे मेरे वक्ताओं और साथियों ने अपना विषय रखा है। मैं संविधान के हमारे पार्ट 4 के बारे में बात करना चाहूंगा और 75 वर्ष की जर्नी में क्या किया है वो बताना चाहूंगा। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51A तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और ये कोइंसिडेंस है कि नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान के निर्माताओं ने अपना इलस्ट्रेशन लगाया, जो चित्र लगाया, वो वाला चित्र है जिसमें अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और कृष्ण उपदेश के लिए खड़े हैं। उस चित्र को अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, जहां पर वो लगातार ये कहते हैं कि कैवल्यम मा स्मः गमः
पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। परम तप उसका अर्थ है, शायद हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि जब राज्य को नीति निर्देशक तत्व का पालन करना होगा तो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी। ऐसे में अपना स्वधर्म क्या होगा, राज्य का स्वधर्म क्या होगा, गुड गवर्नेंस का विषय क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फंक्शनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में ड्यूटी और गवर्नेंस का विषय क्या होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा, आर्टिकल 44 में रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरला मुदगल का जजमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानो का जजमेंट आया। लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम ये आपने किया है। हमने उसको आगे बढ़ाकर 3 तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया है। अभिराम सिंह जैसे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कल्चरलिज्म को लिया और उसी के साथ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इसका किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, वो नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए। मैं एक जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर पढ़ रहा हूं, तो मैं एक बायोडेटा पढ़ना चाहता हूं, किस प्रकार से आपने जुडिशरी को कमिटेड बना के रखा। एक जज हुए सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस बरहुल इस्लाम, उनके बायोडेटा में लिखा है, बरहुल इस्लाम was an Indian politician and judge of Supreme Court of India. He was elected to the Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India, as a member of Indian National Congress in 1972. He resigned from the Rajya Sabha to become a judge in Guwahati High Court, where he eventually retired as Chief Justice. He was later recalled and appointed as the judge of the Supreme Court, where he delivered a judgment absolving the then Chief Minister of Bihar, Jagannath Mishra, in the Urban Cooperative Bank scandal. उसके बाद फिर उन्होंने पद छोड़ा, फिर आपने उनको चुनाव लड़ाया और फिर राज्यसभा में लेकर के आए। जब दिल्ली में 1984 का दंगा हुआ, तो 1984 के दंगे में आपको जांच के लिए एक कमीशन की आवश्यकता थी और आपने जांच के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? कमीशन की रिपोर्ट यह थी, जस्टिस मिश्रा फाउंड 19 कांग्रेस वर्कर गिल्टी बट गेव द पार्टी ए क्लीन चिट। कांग्रेस के 19 नेता इन्वॉल्व हैं और कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट है। ही डिक्लेयर्ड, और उन्होंने कहा कि द राइट्स which had a spontaneous origin later attained channelized method at the hands of gangster। ये दिल्ली की हालत आपने उस समय करी थी, ये दिल्ली की स्थिति आपने की थी, और उसके बाद तो आपने उनको राज्यसभा का भी सदस्य बनाया, सीजीआई भी बनाया। ये जो एक मैंडेट था, शायद आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जेब में रखने की बजाय संविधान निर्माताओं का इलस्ट्रेशन देखा होता तो आप संविधान की आत्मा के साथ चलते, केवल पेपर के साथ और शब्दों के साथ नहीं चलते, सिर्फ जेब में नहीं रखते। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि हम जब आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के
यूनियन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। और वास्तव में उस समय जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इलस्ट्रेशन के रूप में जो चित्र लगाया, वो भगवान गौतम बुद्ध का सारनाथ में जो उन्होंने धम्मचक्र जो प्राप्त किया था उसका लगाया। बहुत बड़े समय बाद हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी थी कि हमने शासन में करुणा, प्रेम और सबके कल्याण की बात करी थी। और इसलिए तीनों विषयों में ये जो धम्मचक्र का जो चित्र है, मेरे को लगता है वो शायद हमारे को ये संदेश देने के लिए था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों मिलकर के इस करुणा के भाव के साथ चलेंगी। आपके समय में एग्जीक्यूटिव से आपने इमरजेंसी लगाई, जुडिशरी आपने इस तरह की कमिटेड खड़ी करी, और लेजिस्लेशन में इसी सदन के अंतर्गत आपने और आरजेडी ने मिलकर के रात को 12 बजे राजनीति प्रसाद जी से महिला बिल फड़वा करके केवल राजनीति करने का काम किया, सदन की गरिमा को गिराने का काम किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हम लोगों ने पार्ट 6 से लेकर के पार्ट 8 तक राज्य और केंद्र के संबंध कैसे होने चाहिए, हमारे यहाँ पर जो हम लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर संघवाद की बात करते हैं तो एक हार्मोनियस स्ट्रक्चर हमारे देश के अंतर्गत संघवाद में खड़ा करना चाहिए। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने 356 के दुरुपयोग को लेकर के बोला, राज्यों को धमकाने के विषयों को लेकर के बोला, और उसके साथ ही साथ ये आप ही के कारण जो सरकारें गिरी, सर्वोच्च न्यायालय को ये बताना पड़ा, कांग्रेस के शासनकाल में बताना पड़ा कि देखिए आपकी लक्ष्मण रेखा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है। सर्वोच्च न्यायालय को आपको ये बताना पड़ा, मुंबई के जजमेंट में आपको ये बताना पड़ा कि आप मनमर्जी से राज्य सरकारों को नहीं गिरा सकते, क्योंकि आप लगातार एग्जीक्यूटिव पावर का, लेजिस्लेटिव पावर का, जुडिशरी के सेपरेशन का, उसकी इंटीग्रिटी का लगातार उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं। और 75 वर्षों की यात्रा हमको ये बताती है, आपके शासन से हम ये सीखे हैं कि अंततः सत्यमेव जयते है, सही तरीके से काम करने वाले को ही जनता बार बार चुनती है, और हमको तीसरी बार चुन रही है। माननीय उपसभापति महोदय, हम संविधान के चैप्टर 9 पे भी अगर जाएंगे, पंचायती राज में, और इस देश में एक परिवर्तन आया। कब आया? हाँ, आपके समय में आया, कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसने विरोध किया? हमने विरोध नहीं किया, राज्यसभा में पहले ही विरोध हुआ था। कंसेंसस से पास हुआ है। नहीं, राज्यसभा में विरोध किया गया था। कंसेंसस से पास हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। हमने कभी देश की प्रगति में कदम पीछे नहीं रखा है। आपने जीएसटी का बहिष्कार किया है, आपने नई संसद का किया है, देश के हर गौरवपूर्ण मौके पे आपने चीजों को रोकने की कोशिश करी है। हमारे लिए हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है नेशन फर्स्ट। ये वो पार्टी है जिसके संस्थापक अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया, हमारे पहले अध्यक्ष के बलिदान से पार्टी। और इसलिए देश के गौरवशाली मौकों को पिछले 10 साल में हमने देखा है कि जब गौरवशाली मौके आए हैं तो कांग्रेस उस मैदान को छोड़ती हुई नजर आई। और इसलिए मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं जयराम जी कि पंचायती राज पे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो इलस्ट्रेशन दिया है, वो विक्रमादित्य के बैठे हुए, जो उनके नवरत्नों के साथ बैठे हुए दिया है। क्योंकि हम जो स्थानीय स्वराज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विषयों को आगे बढ़ाने का विजन जो हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, उसका अर्थ ये है कि सब आपस में सहमति से तय होना चाहिए, विचार विमर्श से होना चाहिए, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही इस देश में आदर्श ग्राम योजना को शुरू करी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को भी पूरा किया।
आप इस सरकार की सारी पिछले 15 साल की आर्थिक नीतियों को देखेंगे तो चाहे स्वनिधि योजना जैसी योजना, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की योजना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की योजना हो, ग्रामीण भारत को संपन्न करने का जो हमारे संविधान निर्माताओं का जो निर्देश है वो उसके अंतर्गत है। माननीय सभापति महोदय, जो आर्टिकल 244 हमारे संविधान का शेड्यूल 10 आता है, हमारे शेड्यूल 10 जो है वो निश्चित रूप से देश के ट्राइबल क्षेत्र जो है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। और हमारी सरकार और फिलॉसफी को देखते हुए कांग्रेस लंबे समय तक भी रही, लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। क्योंकि जब 10th शेड्यूल बनाया गया था, 10th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे भी तो 10th शेड्यूल में जो इलस्ट्रेशन लगा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लगा हुआ है, वो नालंदा के विहार का लगा हुआ है। माननीय उपसभापति जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 10, हाँ चैप्टर 10 पार्ट 10 आर्टिकल 244। उसके बाद हमारे यहाँ पर पूरे संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। उपसभापति जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और ये अगर मैं सारे इलस्ट्रेशन बताने लगूंगा तो मेरा सारा समय भी चला जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि संविधान को हमें केवल बहस के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, संविधान को उसकी आत्मा के साथ हमें अंगीकार और स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे संविधान की 75 वर्षों की यात्रा गौरवशाली रही है और हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हमारे संविधान में आजकल तो जयराम जी एक अभय मुद्राइज्म के नए प्रवर्तक बने हुए हैं, यही उसके फिलॉसफर और थिंकर हैं। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान का चैप्टर 12 भी है, उसी में नटराज की मुद्रा है। और इस देश के संविधान निर्माताओं ने राज्य के और केंद्र के संबंध आपस में किस प्रकार से साथ हों, किस प्रकार से आगे बढ़ करके चलें, उसको बड़े व्यापक अर्थों में दिया है। मेरे को कई बार ये लगता है, और मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हम हमारे जो प्रेरक तत्व हैं उनको बहुत छोटे स्तर पर ले आते हैं। हम जब ये बात करते हैं अभय मुद्राइज्म की, तो उसके माध्यम से हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जबकि जो शिव के तत्व को जानता है वो तो ये जानता है कि वहाँ पर कोई जाति भेद जैसी चीज नहीं है। वो आर्थिक तरक्की से देश को आगे बढ़ाने वाला विषय हम लेकर के जाते हैं। अभी हमारे विल्सन बोल रहे थे, और कल जब मैं सुन रहा था तो कल हमारे जो शिवा है, तिरुचि शिवा है, उन्होंने कल एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपने संसद के द्वार पे मकर द्वार लिख दिया। ये संस्कृत शब्द है, ये हमें समझ में नहीं आता। मेरे को भी लगा, लेकिन मैंने जाकर के मेरे घर पे तमिल इंग्लिश डिक्शनरी को जब खोला, और विशेष रूप से किरिया कंटेम्प्रेरी डिक्शनरी को और दूसरी कालजाका तमिल डिक्शनरी को खोला, तो उसमें मकर शब्द और जो मकर द्वार पे मूर्ति बनी हुई है वो तमिल में ही लिखी हुई पाई है। यहाँ पर कृपया इस प्रकार की बातें ना करें। और हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान। Will you yield? That's a name. That's a mention in. That's a name. Even there are three words. Bhupenji. Bhupenji. Will you yield for him? No. For Thambidurai? No. No, he's not willing to yield. So he's not yielding.
So, can you take your seat, please? Can you take your seat? Achha, he has yielded. Sir, our demand is, we are not any Indian language, but we are for Tamil language, our language. We are requesting the central government, you put in Hindi, you are whatever, you have an objection. When Tamil Nadu coming, it is not in Tamil, it's not coming. For survey beyond, same. That is Anavarikkum Kalvi. That is what we want. Put in Hindi, but put the Tamil also, regional language also. That is our demand. That is always we are fighting for that. That is what I am requesting. I don't consider that. Yes. Yes. Tamil ji, is written in Hindi as well as in English also. So English is acceptable in South India also. Chairman, sir, Chairman, sir, it's not a matter of debate. We are respecting every classical language and language in our country. और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, उस पे जो संविधान निर्माताओं ने चित्र लगाया वो भी गांधी जी का लगाया है। हमको निश्चित रूप से नई शिक्षा पद्धति में जी भारतीय भाषाओं का गौरव होना चाहिए। तमिल हिंदुस्तान की एक सबसे प्राचीन और क्लासिकल लैंग्वेज है और उसमें लिखे गए स्क्रिप्चर पे पूरे देश को गर्व है। उसमें जो नीति नियम विषय दिए गए उसमें हम सबको गर्व है और इसलिए हम भी अपने घर में उस डिक्शनरी को रखते हैं। केवल उस क्यूरियोसिटी के नाते मैंने देखा, केवल क्यूरियोसिटी के नाते कि क्या वो वर्ड है या नहीं है, और उसमें मेरे को केवल एक वर्ड नहीं मिला, उसमें मेरे को बाकी 2 वर्ड और मिले। मकरा यल, मीनिंग ऑफ वन ऑफ द एक्सटिंक्ट म्यूजिक तमिल इंस्ट्रूमेंट, एंड द मकरा यकम, वन ऑफ द वार स्ट्रेटेजी। हमारा देश के इवन बांग्ला हो, हमारी सरकार ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज किया, मराठी हो, सरकार ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज किया, क्योंकि तमिल, हाँ, कन्नड़, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में अपने गीत, संस्कृति, कहानियाँ, संस्कार, लेकिन जब इतना हम कर सकते हैं तो विज्ञान और कॉमर्स भी देश की मातृभाषाओं में आना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारतीय भाषाएं और मातृभाषाएं बढ़नी चाहिए। 75 सालों में अगर इसमें कमी रही है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देके निश्चित रूप से आगे बढ़ाना हम सब चाहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको लाने का काम भी, इसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने करने का विषय किया है। और इसलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इवन पार्ट 13 में ट्रेड और कॉमर्स का विषय दिया तो वहां पर जो सबसे बड़ा चित्र भी लगा वो महाबलीपुरम का चित्र लगा। उसका कारण है, अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप कंबोडिया से लेकर के जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाएंगे, हमारे तमिल लोगों ने वहां पे व्यापार में बहुत तरक्की करी, बहुत देश का लंबे समय से देश के व्यापार को जोड़ के रखा। आखिर 75 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा की बात जब हम करते हैं तो 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का अर्थ है कि जो सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ हमको संविधान मिला है, उस संविधान को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 75 सालों के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की जो भी गलतियां हुई हैं उनको कैसे सुधार के आगे बढ़ा जाए। भारत एक संवेद स्वर में आगे कैसे बढ़े और आने वाले समय में केवल सिविलाइजेशनल वैल्यू और लैंग्वेज के साथ विज्ञान से लेकर बाकी विषयों में भारत कैसे आगे बढ़े। और इसलिए मैं कई बार ये कहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए जो कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसके साथ ही साथ हम ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ओर आगे जाएं। उसका अर्थ है ट्रांसफॉर्मेटिव किस चीज का? ट्रांसफॉर्मेटिव 2 चीजों के लिए, इक्विटी और रैशनलिटी। समता के सिद्धांत को, रैशनल चीजों को आगे बढ़ाने के विषय को अगर आगे बढ़ाने की बात होगी, उसी के लिए ये 75 वर्षों की डिबेट कराने की बात है। और मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि अगर आप पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतियों के परिवर्तन के संदर्भ में, भारत की गौरवशाली परंपरा के संबंध में, आखिर जब ये नया संसद बना तो वो सिविलाइजेशनल वैल्यू आनी चाहिए। इसीलिए नए संसद भवन में
हमने तमिलनाडु से संगोल को ला करके स्थापित किया, ताकि देश के लोगों, बैठने वाले लोगों के मन में अपनी सिविलाइजेशन वैल्यू के साथ हमें आगे बढ़ने का विषय आना चाहिए। और इसलिए अंत में जिसको एक समय में कांग्रेस में जब ये उस समय देश की आज़ादी के हस्तांतरण में दिया गया था, तो इसको इस देश के न्याय का एक प्रतीक न मानते हुए एक वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया गया था। उसको बदल करके इस देश के नहीं क्या वन सेकंड मैं जयराम जी को माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये नहीं बता रहे कि वो 75 साल से था कहाँ पे, ये कुछ नहीं बता रहे। और मैं आज आपको वन सेकंड उपेंद्र जी, हाँ क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सर सर मैं इनका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत रचनात्मक और रोचक भाषण है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में चित्र और टेक्स्ट के बीच में रिश्ता क्या है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं बहुत एजुकेट हुआ हूँ उनके भाषण से। पर जो अभी इन्होंने कहा है सेंगोल के बारे में, ये एक कहानी इन्होंने फैलाया है, ये इतिहास नहीं है, ये किसी के हाथ में सौंपा नहीं गया था औपचारिक तौर से। कुछ लोग आए, वो सेंगोल दिया गया, एक समारोह हुआ और इन्होंने उससे एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। अच्छा, इसका पूरा सबूत मैं टेबल पर रख सकता हूं। लीडर ऑफ द हाउस, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आज़ादी मिल रही थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि सत्ता के हस्तांतरण में, सर ये बिल्कुल गलत है। आप बोल सत्ता के हस्तांतरण में, सत्ता के हस्तांतरण में आपके यहाँ कोई विधि होती है, उस विधि को क्या अपनाया जा सकता है, इस तरीके की बात पूछी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। सर बिल्कुल गलत है। सी राजगोपालाचारी, अगर गलत होगा तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिएगा। सी राजगोपालाचारी जी ने, नड्डा जी, तमिलनाडु से, नड्डा जी, चोला डायनेस्टी, will you authenticate also this thing? I will do that. Okay. I will do that. उसमें मैं बोल रहा हूँ I will do that. Authenticate. मैंने बोला he will authenticate. चोला डायनेस्टी में जो प्रथा सत्ता हस्तांतरण में जो चोला डायनेस्टी में किया जाता था, उसके बारे में सी राजगोपालाचारी जी ने चर्चा की। और यहां से भारत का वायुयान प्लेन उस समय मद्रास गया, जो अब चेन्नई बोला जाता है, और वहां से चोला डायनेस्टी के उस रीति रिवाज को मानने वाले लोग, और इसकी फिल्म है, यहां आए थे जी, उनको लाया गया था। सर मुझे बोलने दीजिए। वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, वो जो लोग चोला डायनेस्टी के आए थे, उसी डायनेस्टी के लोग इस बार भी आए थे, उसी डायनेस्टी के। ठीक है। और एक मिनट, अब आप सुन लें। वो आकर के, मुझे वो रेजिडेंस नहीं याद है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी वहां रहा करते थे, वो 3 मूर्ति में शिफ्ट नहीं हुए थे, वहां उनको पूजा पाठ के साथ वो दिया गया। शायद तारीख 14 अगस्त 1947 थी, उसकी दोपहर को दिया गया, और बाद में वो आनंद भवन में पहुंचा और वहां रखा गया। बाद में वो म्यूजियम में गया, और जब म्यूजियम में गया तो वहां लिखा था जवाहरलाल नेहरू वॉकिंग स्टिक। Will you authenticate it? नहीं,
नड्डा जी, will you मैं इसकी Will you जितने भी तथ्य authenticate हैं, जितने भी इसके तथ्य हैं वो मैं रख दूंगा। हाँ, तो ये सारा जो भी ये पूरे प्रकरण को आप ऑथेंटिकेट करके टेबल ऑफिस में दे दीजिए। मैंने कहा जितनी भी जानकारी है वो मैं ऑथेंटिकेट करके रख दूंगा। he will authenticate it. Is that done? कहानी है इनके अनुसार। ये टाइम सभापति खत्म हो गया आपका है जी। भूपेंद्र जी। माननीय सभापति महोदय, कई बार संदर्भ आ जाते हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि आप लोग हमारे को क्यों कहते हो। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं सर्वोच्च न्यायालय में वकील था, राम सेतु के केस में वकील था, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपका तो एफिडेविट था कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब जयराम जी नहीं बोलेंगे, ऑथेंटिकेट करिए। अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे। जब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के जहाँ चैप्टर है वहां पर भगवान राम की फोटो लगी हुई है, उसको ना देखते हुए आपने लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बताओ कांग्रेस पे को कौन मानेगा इस देश में? ठीक है, नेक्स्ट अशोक। माननीय अच्छा, मौसम नूर। माननीय पूरा टाइम हो गया, माननीय- 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। कितना टाइम है? 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 7 मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने 7 मिनट विषय एक्स्ट्रा, को वो अलग है, मैं अपने वो अलग है, मैं अपने विषय वो को अलग है। उसके अलावा मैं मैं अपने नड्डा जी विषय वाली को नहीं बता शीघ्र मैं अपने विषय को एक वाक्य के साथ समाप्त रहा। हाँ करता ठीक हूं। है, चलिए आप। संविधान के 75 वर्षों की इस यात्रा में ये जो 10 वर्ष गौरवशाली आए हैं, हम निश्चित रूप से इस बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए देश की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपना विषय समाप्त करूंगा। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं, उलझे ना भारत का कोई सदा जतन यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान जो रास्ता दिखाता है वह सत्यमेव जयते है, वही भारत माता की जय।